नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। बहुत दिन में मेरे वीडियोस आ रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहे हैं बिकॉज अभी थोड़ा हेल्थ और टाइम दोनों ही मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम गेटिंग यू वीडियोज़। तो लास्ट वीक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इट वॉज़ कि अगर ताजमहल का चैप्टर आपको EVS में या सोशल साइंस में दिया है और वही ताजमहल का चैप्टर आपको इंग्लिश या हिंदी किसी लैंग्वेज के बुक में दिया है, तो क्या उसको सेम तरीके से पढ़ाया जाएगा? सेम कंटेंट टीचर डिलीवर करेगा या फिर मेथड, कंटेंट, अप्रोच, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे? बहुत सारे रिप्लाइज मेरे पास आते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मेरे पास आते हैं। अच्छा लगता है दैट यू आर क्वाइट वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड यू विल गेट इट। तो उसी का जवाब मैं आपको देती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेंगे तो सेम कंटेंट पढ़ाएंगे, कुछ ने कहा मैम बिल्कुल अलग अलग पढ़ाएंगे। सम वर लाइक SST में होगा तो हम SST की चीज़ों पे फोकस करेंगे, इंग्लिश में होगा तो हम ग्रामर पे फोकस करेंगे। ऑल योर रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट, व्हाट यू थिंक। देखो, जब आप इंटरव्यू का जवाब दोगे ना, अगर आप अपने आंसर से इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पा रहे हो, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, फिर उसने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया वाई यू थिंक सो एंड वाई यू डोंट थिंक सो। अगर आपने अपने आंसर से उसको कन्विंस कर दिया, दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। कोई भी आंसर गलत या सही नहीं है। वो एक सेइंग है ना, नथिंग इज आइदर गुड और बैड, आर थिंकिंग मेक्स इट सो। सो कोई भी चीज़ दुनिया में सही या गलत नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट आर माइंड परसीव्स। हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, दैट मेक्स द थिंग गुड और बैड। एंड एवरीथिंग वेरीज एज पर TPO। हर चीज़ टाइम, प्लेस और ओकेजन के हिसाब से बदल जाती है। किसी वेडिंग फंक्शन में आप वाइट ड्रेस पहन के जाओगे, नॉट गुड। किसी डेथ वाले इवेंट में आप लाल रंग का लहंगा पहन के जाओगे, नॉट गुड। सो इट्स ऑलवेज एवरीथिंग, एवरी परसेप्शन, एवरी एक्शन इज चेंजिंग, हैविंग इट्स इम्पॉर्टेंस एज पर TPO, टाइम, प्लेस, ओकेजन। तो कुछ लोग जो बच्चे कहते हैं ना कि हम डर गए, हमें जवाब नहीं आया, हमारा जवाब गलत हो गया, तो क्या करेंगे? जवाब कोई भी गलत नहीं होगा अगर आप अपने आंसर से सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो। यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वाई टू योर पॉइंट। आपका पॉइंट उसने कॉन्ट्राडिक्ट किया और उस कॉन्ट्राडिक्शन को आपने सेटिस्फाई कर दिया, आपने अपना बहुत अच्छा लॉजिक, रीजनिंग उसको दे दिया एंड यू आर गुड टू गो। सो डोंट थिंक कि वो क्या सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हो आप उस पर टिके रहो। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड इट, एंड दैट्स फाइन। और वो हो सकता है चेक भी करें, जैसे मुझे कह दिया था कि टीचिंग तो बहुत मोनोटोनस जॉब है, उसको आप कैसे चैलेंजिंग या उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अगर मैं कह देती हाँ सर ऐसी ही है, रोज़ सुबह जाओ, पढ़ाओ, कॉपी चेक करो, क्वेश्चन पेपर बनाओ, मोनोटोनस ही है, बस मजबूरी में कर रही हूँ, दैट मीन्स आई कैन नॉट गेट द पॉइंट, बट आई कॉन्ट्राडिक्टेड इट। सो दैट इज़ वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। वो ये चीज़ बोलेंगे। हमारे एक प्रिंसिपल होते थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तो जब वो क्लास में आते थे ना ऑब्जर्व करने टीचर को या बच्चों से मिलने अराउंड पर, तो वो पता है कैसे बच्चों से बात करते थे? ये एकता मैडम अच्छी नहीं है ना, हर दूसरे दिन छुट्टी मारती है ना, रोज़ लेट आती है ना, काम नहीं कराती ना, कॉपी चेक नहीं करती ना। अगर बच्चे कहें हाँ नहीं करती, इट मीन्स ही इज़ राइट। बट इफ़ चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास कॉन्ट्राडिक्ट, नहीं सर टाइम पे आती हैं, नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, नहीं सर काम नहीं करो तो डांटती भी हैं, दैट मीन्स द टीचर इज़ रियली वर्किंग हार्ड, क्योंकि बच्चे उसकी बुराई नहीं सुन पा रहे हैं, बच्चे सच बात बोल रहे हैं। तो सेम थिंग विल हैपन विद यू इन योर इंटरव्यू, एंड इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू हैव सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, इफ़ यू हैव सम डिफरेंट लॉजिक, गिव इट टू देम एंड प्रूव इट विद रीजन एंड यू आर गुड टू गो। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, कि अगर आपको ताजमहल का चैप्टर EVS में दिया हुआ है या सोशल साइंस के टीचर को उसको पढ़ाना है, तो वो कैसे पढ़ाएगा? देखो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनी जगह है कि हमको सब कंटेंट को मिंगल करके पढ़ाना है, बट द फोकस शिफ्ट्स। टीचर का जो एम्फेसिस है वो SST वाले में, और टीचर का जो एम्फेसिस है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाले में बदलेगा। अगर SST में दिया है, EVS में दिया है, तो टीचर की ड्यूटी है टू टेक अप लाइक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, कि वो कहाँ पर है, वो कौन सी सिटी में है, कौन सी स्टेट में है, उस स्टेट का कैपिटल क्या है, उस स्टेट की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या नहीं, या मैप पर उस स्टेट को लोकेट कराना। EVS में ये काम भी बहुत होता है। तो वो एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंग्लिश वाला टीचर तो मैप पर लोकेट नहीं कराएगा ना।
तो दिस इज़ द डिफरेंस। और आप उसका हिस्टोरिकल इवेंट कि भैया इसको किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कितना टाइम बनाने में लग गया था, एनवायरमेंटल इश्यूज़, इस पर एक टाइम पे एसिड रेन भी आई थी, फिर इसको रीफर्निश किया गया या क्या किया गया, और समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो कि इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको देखने बाहर से टूरिस्ट्स आते हैं तो दे ब्रिंग money to our country, they bring prosperity to our country, they give employment to the people living in the surroundings of Taj Mahal। तो जब SST के चैप्टर में पढ़ाना है, जब EVS के चैप्टर में पढ़ाना है, तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। यू हैव टू मेक clear the facts and figures, important historical events, important things related to geography, important rivers around that particular place। तो geographical चीज़ें, historical चीज़ें ये आएंगी, मैप पर उसको लोकेट करके दिखाना ये आएगा। बट इफ़ द सेम चैप्टर कम्स टू इंग्लिश, तो एक चीज़ तो ये होगी कि इंग्लिश के चैप्टर में कंटेंट आपको थोड़ा अलग मिलेगा। तब आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश के चैप्टर में, इंग्लिश की लैंग्वेज की बुक में या हिंदी की बुक में किताब बनाने वालों ने, NCERT वालों ने ताजमहल का चैप्टर डाला है, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि बच्चों को आगरा के बारे में पता हो या शाहजहाँ के बारे में पता हो। मतलब दिस शुड नॉट बी द फोकस ऑफ द इंग्लिश टीचर और लैंग्वेज टीचर। वहाँ पर फोकस क्या होना चाहिए कि बच्चों को किसी भी बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, बच्चों को बिल्डिंग से रिलेटेड वोकैबुलरी आनी चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, मार्बल्स हो गया, डोम्स हो गया, मीनार्स हो गया, पिलर्स हो गया, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्डिंग की ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड एडजेक्टिव्स आने चाहिए, टॉल, बिग, ह्यूज, वाइट कलर्ड, कर्व्ड, सिचुएटेड, लोकेटेड, कंस्ट्रक्टेड, और कब बना है तो आप प्रीपोजिशंस में एट है कि इन लगेगा या एट लगेगा या सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर विद द स्टूडेंट्स। तो द बेसिक प्रिंसिपल behind giving a chapter like Taj Mahal or any other historical monument in a language book is that children should be able to describe a building। ताजमहल का चैप्टर पढ़ने के बाद वो इस लायक हो जाए कि वो अपने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर 5 या 10 लाइन्स लिख पाएँ, वो अपने घर को डिस्क्राइब कर पाएँ। देयर आर दिस मच रूम्स, इट इज़ लोकेटेड हेयर, दिस बिग विंडो एंड इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड दिस ईयर्स बैक, ये सारी चीज़ें। तो जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट में काम जाना चाहिए, ताजमहल का चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे कुतुब मीनार को डिस्क्राइब कर पाएँ, बच्चे लाल किला को डिस्क्राइब कर पाएँ, एनी ऑफ द मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, दे शुड बी एबल टू डिस्क्राइब दैट बिल्डिंग। तो इंग्लिश टीचर का फोकस शुड बी ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, उनकी ग्रामर, उनकी वोकैबुलरी, उनकी स्पेलिंग्स। ये आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चों को उसका डिस्क्रिप्शन आए, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसका हिस्टोरिकल कोई इवेंट है तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे बता सकते हो, या कोई और कोई अलग सा कोई फैक्ट है, कुछ समथिंग ग्रेट टू नो और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ देयर, वो भी वो बच्चे बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले को नहीं बताना है कि शाहजहाँ ने बनवाया था, मुमताज़ की याद में बनाया था, 20 साल लगे थे, बट द फोकस शुड बी ग्रामर एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश वाला भी यही बता रहा है कि आगरा है और ये और वो है, और EVS वाला भी यही बता रहा है, तो द वेरी ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी डिफीटेड। अगर एक बड़ी सी किताब बनाने वाली कमेटी ने ताजमहल के चैप्टर को इंग्लिश की किताब में डाला है, इस SST किताब में नहीं डाला, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव है और वो यही ऑब्जेक्टिव है, एंड दिस शुड बी फुलफिल्ड। और प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ये लैंग्वेज के टीचर्स को नहीं पता होती हैं ये चीज़ें। बहुत बार मैंने देखा है लैंग्वेज वाला भी यही पढ़ा रहा है, भैया किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कब बनाया था। But it is not the right way. The right way is they should be able to describe one other building if they have read the description of Taj Mahal in their books. और इसी वजह से, because of this kind of differentiation, इसी की वजह से जो आपके specific objectives होते हैं वो भी change हो जाएंगे। English में specific objectives will be related to grammar sentences, fluency of language, vocabulary related to construction, knowledge of adjectives। और EVS में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विल बी हिस्ट्री रिलेटेड टू ताजमहल, ज्योग्राफी रिलेटेड टू ताजमहल, लोकेशन ऑफ आगरा ऑन द मैप ऑफ इंडिया, वहाँ जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये हो जाएंगे। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। इसी में एक एग्जाम्पल और जोड़ती हूँ। अभी तो हमने ताजमहल की बात की, अगर हम ऐसे ही महात्मा गांधी की बात करें कि महात्मा गांधी का चैप्टर किसी ने आपको SST में दे दिया या EVS में दे दिया, तो वहाँ आप क्या पढ़ाओगे? वहाँ पर भी महात्मा गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री, उनकी स्कूलिंग, उनका बचपन, फिर
उनका महात्मा गांधी का रोल इन द हिस्टोरिकल इवेंट कि हाँ भैया एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, एक दांडी मार्च हुआ था, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं जब एसएसटी वाला टीचर या ईवीएस वाला टीचर महात्मा गांधी को पढ़ा रहा है। उनका वो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, एक उनके साथ वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था, और वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी शुड बी taught when a SST teacher is teaching. But when the same chapter comes in a language book, हिंदी या इंग्लिश की किताब में सेम चैप्टर आ गया, तब आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनता है वो ये बनता है दैट चिल्ड्रन विल बी एबल टू राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ महात्मा गांधी। आप उस बंदे का एक कैरेक्टर अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं। अगर बच्चों ने महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ लिया है तो फिर वो अपनी किसी भी पर्सनालिटी के बारे में एक पैराग्राफ तो लिख ही सकते हैं। vocabulary related to humans, adjectives related to humans, how to describe them physically, how to describe them mentally, how to describe their achievements, how to describe their school life, their history, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी जब महात्मा गांधी का चैप्टर या किसी और पर्सनालिटी का चैप्टर इंग्लिश या हिंदी की बुक में आएगा। तो महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ाने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज या क्वेश्चन बच्चों को आना चाहिए, that they should be able to write at least one paragraph or 5-7 lines on their favorite personality. That can be a singer, a sports person, a politician, a choreographer, an actor, even their teacher, even their mother, even any of their favorite family member. ये उनको आना चाहिए। ये इंग्लिश के टीचर का हिंदी के टीचर का काम है जब वो इन चैप्टर्स से डील कर रहा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, vocabulary required, sequence of the description, ऐसा नहीं है कि पहले अचीवमेंट बता दिया फिर बचपन बताया, धीरे धीरे तो आओगे ना, एक सीक्वेंस फॉलो करना है, वो बच्चों को आना चाहिए। देन फ्लो इन द लैंग्वेज, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ रहा है, या एक सेंटेंस में आपने बता दिया उसकी मम्मी का नाम ये था, दूसरे में आपने बता दिया वो पढ़ने यहाँ गए थे, तीसरे में आपने बता दिया उन्होंने हिस्ट्री में काम किया था, चौथे में बता रहे हो पापा का नाम ये था। सो दिस इज what should not be done when children write any character sketch after reading the chapter of Mahatma Gandhi in their English book. और इसके बाद वही कह रही हूँ ना, इंटर रिलेटेड अप्रोच तो है ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे चले जाएंगे इंग्लिश में। एसएसटी वाला टीचर ये कर सकता है कि वो ग्रामर नहीं सिखाए, सिर्फ फैक्ट्स बता दे, लेकिन लैंग्वेज वाले को फैक्ट्स भी बताने हैं और लैंग्वेज भी सिखानी है, क्योंकि फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो बच्चे लिख नहीं पाएंगे, और फैक्ट्स पता होंगे, लैंग्वेज नहीं आएगी, वोकैबुलरी नहीं आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो द लैंग्वेज टीचर्स हैज ग्रेट रोल टू प्ले एंड दे शुड फॉलो इट, दे शुड प्ले इट, दे शुड वर्क ऑन इट रिलीजियसली। मैं भी एक लैंग्वेज टीचर हूँ, मुझे भी पता है हमें औरों से थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। लैंग्वेज इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इसलिए एक चीज़ और भी मैं बोलती हूँ हमेशा टीचर्स को कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। टीचर्स को नहीं, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स रट लिए, पेपर में लिख दिया, हो गया, नहीं। इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ो कि अगर आपने आज कोई नया वर्ड सीखा है तो उसको और किसी सब्जेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो। आपने आज कोई नया सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है तो उसको और किसी सब्जेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ लैंग्वेज, यू शुड लर्न इट लाइक अ लैंग्वेज। इस चैप्टर में सीखा, भूल गए, आगे बढ़ गए, इंग्लिश ऐसे नहीं चलेगी, और इंग्लिश नहीं ऐसे चलेगी तो फिर आपके सारे सब्जेक्ट्स फंसेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर रोल एंड टू प्ले इट क्रूशियली, टू प्ले इट religiously, to play it in a sensitive way, so that children improve on their languages, improve on their expression, improve on their way to speak out whatever is there in the mind. तो ये तो आपको उसका जवाब दे दिया मैंने। अब एक सवाल मेरे पास ना बहुत कॉमन आ रहा है, कॉन्फिडेंस। मैडम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। किसी ने लिखा मैं कॉन्ट्रैक्चुअल का इंटरव्यू देने गया और मैडम वो तो उन्होंने कुछ सवाल पूछा एंड आई गॉट ब्लैंक। और एक बड़ा अच्छा कमेंट किसी ने डाला कि मैम अगर हम पैनल को देखकर डर गए तो, सब कुछ भूल गए तो क्या करेंगे। सही बात है, भूल गए तो, डर गए तो क्या करेंगे, वहाँ तो भूत बैठे हैं, इंसान तो है नहीं कि आप देख कर डर जाओगे। एंड यू आर जस्ट अ 2-3 ओल्ड ईयर किड। कल आप पैदा हुए और आपको पैनल के सामने बिठा दिया और आप डर जाओगे देखकर। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नॉट टू बी, it does not suit a person who is appearing for a post of teacher in such a good organization which is serving education। मतलब संगठन में आपको नौकरी चाहिए और आप ये बोल रहे हो कि हम पैनल को देखकर डर गए, तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, और डर गए तो देखो, बिफोर गिविंग आंसर टू दिस क्वेश्चन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या आप कहीं भी पढ़ा रहे हो और आपके बच्चों का
अगले दिन वाइवा है, ओरल एग्जामिनेशन, और बच्चे आपको कह रहे हैं मैम कल एग्जामिनर बाहर से आएगा और हम डर गए तो हम सब कुछ भूल गए तो हम क्या करेंगे, तो आप उन्हें क्या रिप्लाई दोगे? रिवाइज, री रिवाइज, राइट, री राइट, यही बोलोगे ना कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ना, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिवाइज करना, अपना जो भी आपका वाइवा का सिलेबस है उसको री रिवाइज एंड री रिवाइज इट, री राइट एंड री राइट इट, उसको अपने आसपास 2-4 लोगों को सुनाना, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना, एंड यू आर गुड टू गो. Same reply I am giving you, that you have to re-revise, rewrite and re-speak your content. पिछली वीडियो में मैंने कहा था अपना सब्जेक्ट पढ़ो, तो एक सवाल आया मैम सब्जेक्ट में क्या पढ़ें? अरे भैया सब्जेक्ट में वो सिलेबस पढ़ो जो आपको KVS ने रिटन एग्जाम के लिए दिया है. इफ़ यू आर अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, TGT हो, PGT हो, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ो. और आप PRT हो तो भी तो आपको जनरल सिलेबस दिया है ना, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स, EVS के कुछ टॉपिक्स. कीप ऑन रिवाइजिंग देम, कीप ऑन री-रिवाइजिंग देम, keep on practicing questions on them. That will strengthen your knowledge, that will give you confidence. और सबसे बड़ी बात, रट्टा मत मारना. जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको हर कॉन्सेप्ट का क्यों नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है. शायद आपने नॉलेज ऊपर ऊपर से लिए या आपने रट्टा मारा हुआ है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो. नहीं तो जिसको नॉलेज अच्छे से होती है, कॉन्सेप्ट पता होता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है. ये होता है कि हाँ हमें सब कुछ नहीं आता, लेकिन सब कुछ तो उन्हें भी नहीं आता ना जो एग्ज़ाम ले रहे हैं. हमें सब कुछ नहीं आता, हम किसी क्वेश्चन में अटक जाएंगे तो बोल देंगे सर सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल, आई हैव नॉट रेड इट येट, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, क्या आप मुझे थोड़ा सा हिंट दे सकते हो, शायद मैं सोचकर जवाब दे दूँ. ये तो कुछ भी हो, ये ऐसा तो हो सकता है. और ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा आप किसी भी लेवल का इंटरव्यू दो वहाँ भी हो सकता है. अनंत अथाह समुद्र है ज्ञान का, देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज. कितनी चीज़ें यहाँ रखेंगे. सो ये हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर जाएंगे. ये प्रॉब्लम मेजरली उनके साथ आ रही है जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है. जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उनके कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर नहीं है. आपको किताब खोलनी पड़ती है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए. दैट्स वाई यू आर नॉट ऑन योर हाई स्पिरिट्स. तो अभी भी टाइम है, अभी बहुत टाइम है. जब तक कुछ नहीं आ रहा तब तक टाइम ही टाइम है. ये सोच के कल इंटरव्यू नहीं है, परसों इंटरव्यू नहीं है, यू हैव 10, 20, 30, 40 डेज जितने भी हैं, जब भी आएगा आएगा. अभी तो संगठन एकदम शांत हो गया, कोई हलचल ही नहीं हो रही. डिपार्टमेंटल वालों की भी नहीं हो रही. डिपार्टमेंटल वाले लोग जो केवी में काम कर रहे हैं, मेरी एक मैम मुझे मिली, कहती है एकता मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ डिपार्टमेंटल का, अब मेरे को मेरे बच्चे की एनुअल फ़ीस देने हैं, लाख रुपये के करीब फ़ीस है. अब मेरा अगर कल को डिपार्टमेंटल क्लियर हो जाए, मुझे दिल्ली के बाहर भेजने मेरा नुकसान हो जाएगा. बट शी हैज़ नो ऑप्शन, शी हैज़ टू पे इट. अभी अप्रैल एंड आ गया, उसके स्कूल से बार बार नोटिस आ रहा था, उनको पे करना पड़ा. So you never know what's happening inside the system, you never know what's happening behind the curtains. तो जब तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक टाइम है, तो यूटिलाइज इट प्रॉपरली. पहले भी मैंने कहा था, अगर आप पढ़ोगे ना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है. ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो अगला निकल जाएगा, उससे अगला निकल जाएगा, कहीं और की वैकेंसी आ जाएगी. पर कॉन्सेप्ट्स ढीले रहेंगे तो हर बार डर लगेगा, हर बार पेपर क्लियर नहीं होगा. सो डोंट रन फॉर जॉब, रन फॉर नॉलेज. 3 Idiots का डायलॉग है ना. सेकेंड थिंग इज, वो मैं पहली वीडियो से बोल रही हूँ, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर्स. शीशे के सामने बोलना इज़ अ बिगेस्ट वे टू गेन कॉन्फिडेंस, टू रिमूव हेजिटेशन. हमें 4 लोगों के सामने शर्म आती है. जब आप शीशे के सामने बोलते हो तो आप अपने आप को देख के बोलते हो. जब आपको अपने आप को दिख रहा होता है ना, तो वैसे ही माइंड ब्लैंक हो जाता है. तो ट्राई डूइंग इट. अगर अभी तक भी एक बार भी नहीं किया है तो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन ही शीशे के सामने बोलना, आपको पता लगेगा मैं क्यों ये बात बोलती हूँ. अपने इंट्रोडक्शन को ही शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, देखना भूलोगे. पहली बार कर रहे हो तो भूलोगे ही भूलोगे. एंड देन फॉर डेमो लेसन्स आई टोल्ड यू, टीच द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. देखो, अपने जानने वालों को पढ़ाना ना मुश्किल है. जिन्हें मैं नहीं जानती, जिनके साथ मुझे रिश्तेदारी नहीं निभानी, आज मिली हूँ कल नहीं मिलूंगी, उनके साथ मैं कैसे भी पढ़ा सकती हूँ. कोई भी भाषा बोल सकती हूँ, कुछ भी कोई टॉपिक पढ़ सकती हूँ. बट टू दोज आई नो, जिनके साथ रिश्तेदारी निभानी है, उनको मैं गलत तरीके से नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली पढ़ाऊँगी, थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊँगी. सो इफ़ यू कैन टीच द पीपल हुम यू नो, वहाँ पर आपके हेजिटेशन रिमूव हो गई. तो पैनल वालों के साथ रिश्तेदारी तो निभानी नहीं है, तो वहाँ पर फिर आप हेजिटेट नहीं करोगे. So teaching your family members, the young children in your family, the elder one in your family is the best way to practice your demo lessons. और अब इसमें भी दिक्कत है तो खुद रिकॉर्ड करके खुद जज करो. किसी ने मुझे कहा था मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप जज करो. देखो, उतना टाइम मेरे पास नहीं है, बट यू योर सेल्फ इज़ द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ.
आप टीचर्स हो, आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने पढ़ाई की है, आप पढ़ा के अगर अपना वीडियो खुद देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कहाँ पर चूक रहे हो, कहाँ पर नहीं चूक रहे हो, एग्जाम्पल देने में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कहाँ पर आवाज़ ख़राब हो रही है, कहाँ पर आपको हाई पिच पे जाना चाहिए आप लो पे जा रहे हो, कहाँ पर आपको लो पर जाना चाहिए था आप हाई चले गए, आप फास्ट बोल गए, आप स्लो बोल गए, यू विल रियलाइज इट एंड ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव इट। आज ख़राब है, कल ठीक नहीं होगा, लेकिन 10 दिन बाद ज़रूर ठीक होगा। कीप ऑन वर्किंग ऑन योर टीचिंग स्किल्स। टीचिंग इज़ अ स्किल है, प्रैक्टिस से आएगी, देख कर नहीं आएगी। स्विमिंग देख कर नहीं आती ना, ऐसे ही टीचिंग भी देख कर नहीं आती, कर आती है। तो पढ़ाना कैसे पढ़ाते हैं अच्छा करने के लिए, पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सब आपने कर लिया फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम ना नॉलेज में नहीं है, देन इट्स योर बॉडी एंड योर माइंड। यू आर वीक माइंडेड, मतलब वीक माइंड्स, वीक बॉडीज। फिर वर्कआउट शुरू करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, हफ्ते में 3 या 4 दिन वर्कआउट करो। रनिंग करो, स्किपिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, योग करो, एरोबिक्स करो, वेट लिफ्टिंग करो, डू सम वर्कआउट। वर्कआउट आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, आपको मसल पावर देगा, और स्ट्रॉन्ग बॉडी विल हैव स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग माइंड विल गिव यू कॉन्फिडेंस। हिम्मत लाने के लिए शरीर और दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको डर लग रहा है, मतलब कमज़ोर दिमाग है, माइंड में वो वाला दम नहीं है कि यार जो होगा देखा जाएगा, वो आएगा जब मसल पावर होगी। मसल पावर आती है वर्कआउट करने से, तो शरीर को तो तपाना ही पड़ेगा, पसीना तो निकालना ही पड़ेगा। So from tomorrow, start doing either running or skipping or workout or whatever you like. 20 मिनट, आधा घंटा give to your body. सिर्फ किताबें ही मत पढ़ो, थोड़ा सा शरीर पर काम करो. And strong mind, strong body will give you confidence. तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में सेल करेंगी. स्ट्रॉन्ग माइंड, कॉन्फिडेंट बॉडी, स्ट्रेंथेंड नॉलेज एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल. स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी होगा वर्कआउट करने से. स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉलेज होगी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज और रीराइट करने से. और कम्युनिकेशन स्किल आएगा शीशे के सामने प्रैक्टिस करने से. You have to work on these 3-4 things, and these 4 things will sail you through your interview. और आज से करना शुरू कर दो. मैं फिर कह रही हूँ, इसमें नहीं होगा तो अगली में हो जाएगा. सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो. स्टडी फॉर योर सेल्फ, स्टडी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, स्टडी फॉर योर गुड करियर. डोंट स्टडी फॉर दिस वन जॉब. वो सेइंग होती है ना, इफ यू एस्पायर फॉर स्टार्स यू लैंड ऑन द मून. सो 120 की छलांग लगाओगे तो 100 पे ही जाओगे. अब सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी, पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो मिल जाएगी. आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ आपको इस लेवल की नॉलेज आ गई कि वो आपको जो मर्जी पूछ लें, यू कैन आंसर देम. देन ओनली यू विल गेन द कॉन्फिडेंस. बस यही कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी टू हेल्प यू आउट. मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, मैंने आपको कॉन्फिडेंस बूस्टिंग डोज भी दे दी. और कॉन्फिडेंस इन्हीं चीज़ों से आएगा. एड मेक वर्कआउट एंड अ गुड डाइट. हो सकता है आप गलत खा रहे हो, शायद उसका भी शरीर पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा हो. तो अभी तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो ट्राई ईटिंग लाइट वेट फूड्स. अभी तो मार्केट में वही है ना, घिया, तोरी, टिंडा, और आपको यही खाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कीप योर हेल्थ इन गुड स्पिरिट्स. गर्मी है, गर्मी में अगर आप भारी सब्जियां खाओगे तो बॉडी वैसे ही आपका साथ नहीं देगी. तो try having the seasonal fruits and seasonal vegetables. Try having lassi, छाछ और juice or fruits, and avoid junk food because गर्मी बहुत है. और फिर गर्मी में ये चीज़ें बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, और वो भी एक रीज़न है कि हम बॉडी से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते. सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप टीचिंग. कहीं पर भी पढ़ा रहे हो वो सोच के पढ़ाना कि भैया हर बच्चा अपने घर की तो एक होप है. मेरे लिए तो 40 हैं, लेकिन हर बच्चा अपने घर की होप है. सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू एवरी चाइल्ड इन योर क्लास. यू हैव टू वर्क फॉर योर बेटर फ्यूचर. यू हैव टू स्टडी 1 hour every day the subject of your choice, and yes, you are good to go and stay happy. Keep smiling, heal the world. लास्ट में यही कहूँगी, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, या किसी बच्चे ने कहा था इलाहाबाद रहो. मिलते हैं किसी और वीडियो में. अब मैं नेक्स्ट वीडियो ना, मेरे पास डेमो की रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, तो डेमो के वीडियोज़ आई विल गिव यू. थोड़ी समर वेकेशन आने वाली है,
तो मैं बोर्ड लगा के आई गिव यू फ्यू वीडियोज़ ऑन डेमो ऑल्सो. टिल देन प्लीज़ वेट, मेरा बहुत टाइम और हेल्थ मैनेजमेंट इशूज़ हो रहे हैं. टिल देन प्लीज़ वेट, बट आई गिव यू द डेमो वीडियोज़. और डेमो के टॉपिक्स पे भी एक दिन हम डिस्कशन करेंगे. आई गिव यू सम लिस्ट ऑफ 5, 10, 20 टॉपिक्स रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट विच यू शुड प्रैक्टिस इन योर डेमो सेशंस. थोड़ा सा वेट करो, आई गिव यू गुड क्वालिटी वीडियोस. टाइम लगता है यार वीडियो सोचने में, बनाने में, रोज़ नहीं ला पाती हूँ इसलिए. टिल देन, जय हिंद.